हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था एवं दरबारी, वो भी ट्रिक के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य के विषय में। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों गुप्त काल के दरबारी एवं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें दोस्तों हम एक ट्रिक के द्वारा गुप्त काल के दरबारियों को याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे याद करते हैं। आर्यों के विशाल काले धन को, किसके धन को? आर्यों के विशाल काले धन को आम्रशूद्र वराह अवतार, आम्रशूद्र वराह अवतार ब्रह्मा विष्णु ही ला सकते हैं। काले धन को कौन ला सकते हैं? किसके धन को दोस्तों? आर्यों के काले धन को कौन ला सकते हैं? आम्रशूद्र वराह अवतार ब्रह्मा विष्णु ही ला सकते हैं। ये जो वराह अवतार हैं वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। तो कौन ला सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु ही ला सकते हैं। तो इससे क्या याद हो जाएगा दोस्तों हमें? इससे गुप्त काल के दरबारियों की जो संख्या वो याद हो जाएगी, या कौन कौन थे गुप्त काल में दरबारी, वो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, आर्यों से हो गया आर्यभट्ट, विशाल से हो जाता है दोस्तों विशाखादत्त, काले से हो गया कालिदास, धन से धनवंतरी, अम्र से अमर सिंह, शूद्र से शूद्रक, एवं ब्रह्मा से ब्रह्मगुप्त, विष्णु से विष्णु शर्मा। यहाँ वराह रह गया दोस्तों, वराह से वराहमिहिर, और यहाँ वाघभट्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी इनके विषय में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमने पढ़ा आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट हैं इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया दोस्तों। दशमलव प्रणाली का जनक भी कहा जाता है इनको, और इन्होंने पाई का मान दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 बुक्स आर्यभट्टीय एवं 10 गीतिक सूत्र की रचना की तथा सूर्य सिद्धांत दिया दोस्तों। ऐसे आ सकता है एग्जाम में, सूर्य सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? सूर्य सिद्धांत किसने दिया? तो आर्यभट्ट ने दिया दोस्तों। और इन्हीं के नाम पे भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, इसका नाम रखा गया था पहले उपग्रह का दोस्तों। के बाद में आता है दोस्तों विशाखादत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। मुद्रा राक्षस की एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। इसके बाद आता है कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी दोस्तों, जो बिल्कुल हर एग्जाम में लगभग पूछी ही जाती हैं। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार एवं विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनमें मेघदूत एवं रघुवंश, ये तो आपको याद करनी ही चाहिए। कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, ये कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत एवं रघुवंश हैं। और दोस्तों देखो, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, ये बुक, ये प्रथम रचना है जिसकी जो अनुवाद है वो है यूरोपीय भाषाओं में, यानी विदेशी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ। तो वह कौन सी बुक है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसका विदेशी भाषाओं में या यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। उसके बाद में धनवंतरी जो चिकित्सक थे गुप्त वंश में। और फिर अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की। उसके बाद में शूद्रक आता है दोस्तों, जिन्होंने मृच्छकटिकम या मिट्टी का खिलौना गाड़ी की रचना की। इसमें इन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण के साथ में वेश्या का जो प्रेम है उसे वर्णित किया है शूद्रक ने दोस्तों। इसके बाद में आता है वराहमिहिर ने वृहत संहिता एवं सिद्धांतिका 2 पुस्तकों की रचना की। फिर आता है वाघभट्ट, जिन्होंने अष्टांग हृदयम एवं नवनीतकम, इन पुस्तकों की रचना की। जो अष्टांग हृदयम है यह अपने स्वास्थ्य से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं। और नवनीतकम भी वाघभट्ट द्वारा रचित है दोस्तों। बाद में आता है ब्रह्मगुप्त है दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया। जैसे आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया, वैसे ही ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्म सिद्धांत दिया। और इन्होंने शताब्दियों पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या कर दी थी। किसकी व्याख्या कर दी थी? जिसे हम बोलते हैं ना कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो ब्रह्मगुप्त हैं महर्षि, उन्होंने शताब्दियों पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या कर दी थी। और उनका मानना था, उन्होंने घोषणा की थी कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जो पृथ्वी है वह स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जो बात है ब्रह्मगुप्त ने शताब्दियों पहले बता दी थी। फिर बात आती है दोस्तों विष्णु शर्मा, जिन्होंने क्या लिखा, पंचतंत्र। ये बहुत फेमस बुक है दोस्तों। संसार में सर्वाधिक जो द्वितीय जो है ना, दूसरा जो प्रचलित ग्रंथ है वह दोस्तों पंचतंत्र है, और जो पहला है वह बाइबल है। लेकिन बहुत फेमस बुक है पंचतंत्र। इसमें कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। इसके बाद में जो गुप्त काल है, इसमें एक शील भट्टारिका गुप्त काल की एक विद्वान एवं योग्य महिला थी। तो अगर गुप्त काल में अगर किसी महिला विद्वान का नाम पूछा जाए तो वो कौन सी दोस्तों, वह शील भट्टारिका थी। और मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है वह संभवतः गुप्त काल में ही हुआ था। किसमें हुआ दोस्तों, गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म। और जो गुप्त सम्राट है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, विष्णु को मानते थे, इसीलिए जो उनका राज्य के चिन्ह है वह दोस्तों गरुड़ था, जिसे आप भगवान विष्णु का वाहन भी बोल सकते हैं या वाहन का प्रतीक भी मानते हैं। और गुप्त काल में कुछ मंदिरों की रचना हुई या निर्माण हुआ दोस्तों, जिनमें से जो अत्यधिक जो पूछा जाता है वह दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सभी मंदिरों के विषय में पढ़ लेते हैं। जैसे विष्णु मंदिर, ये अधिकतर मध्य प्रदेश में और यूपी में ही इनका वर्णन दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले विष्णु मंदिर है, यह तीगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, जो विष्णु का मंदिर है यह है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जो शिव मंदिर है ये गुप्त काल में बने हैं दोस्तों, भूमरा नगोदा जिला मध्य प्रदेश में। और एक खो है दोस्तों, यह भी शिव मंदिर है, नगोदा मध्य प्रदेश में ही है। इसके अतिरिक्त पार्वती मंदिर है, यह नयना कुठार मध्य प्रदेश में है। और जो दशावतार मंदिर है यह पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। गुप्त काल का सबसे फेमस है जो मंदिर, यह देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, और बेतवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर है। इसके अतिरिक्त एक लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों, जो भीतर गांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। और इसकी विशेषता यह है कि यह ईंटों के द्वारा निर्मित है लक्ष्मण मंदिर। इसके बाद में जो पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी जो उपासना है वह गुप्त काल में आरंभ हुई। क्या बोलता है दोस्तों, कि पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना किस काल में प्रारंभ हुई, गुप्त काल में आरंभ हुई। और गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी ना, या दी गई, उसे क्या कहा गया है दोस्तों, उसे अग्रहार कहा गया है। क्या कहा गया है, अग्रहार। गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण एक जो घटना है वह है रामायण एवं महाभारत में संशोधन हुआ। जो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, गुप्त काल में इन दो महाग्रंथों में क्या हुआ, संशोधन हुआ। पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है ना, वह प्रमाण है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से मिलता है दोस्तों, एरण अभिलेख से मिलता है सती होने का प्रमाण। कब मिलता है, 510 ईस्वी में। और किसके अभिलेख से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों, याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन। कायस्थ क्या है दोस्तों, ये कायस्थ हैं मतलब काया से जो हुए हैं उत्पन्न। कायस्थों का यहाँ पे जो मतलब है दोस्तों, काया से जो हुए हैं उत्पन्न। ये ब्रह्मा जी के से इनका माना गया है, दिया गया है वर्णन कायस्थों में। तो जो यमराज के जो दरबारी हैं उनमें कायस्थ, वहाँ पे इनका कार्य दिया गया है, जो लेखा जोखा रखते थे। तो ऐसे दिया गया है कायस्थ जो काया से हुए हैं उत्पन्न। जाति के रूप में कायस्थों का जो वर्णन है वह दोस्तों ओसनम स्मृति में मिलता है। कौन सी स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, लेकिन जाति के आधार पर इनका जो वर्णन है ना वह ओसनम स्मृति में
मिलता है दोस्तों। जो कायस्थ है ना, ये क्या है कि जो ब्रह्मा है ना वह चित्रगुप्त है, जो यम का जो है ना लेखा जोखा जो रखता है चित्रगुप्त, जो उसके जो वंश में जो भी हुए ना वो कायस्थ कहलाए दोस्तों, उन्हीं को कायस्थ कहा जाता है। और इनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के आधार पर इनका जो वर्णन है वह ओशनम स्मृति में मिलता है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखो जो गुप्त शासक हैं उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की सर्वाधिक, लेकिन जो स्वर्ण मुद्रा की बात करें तो सबसे पहले यवन यूनानी शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी भारत में, लेकिन गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी की। और उनके अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, दिनार। इसी काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपये का क्या कहा जाता था दोस्तों, रुपये का कहा जाता था। और इस जो गुप्त काल है, गुप्त वंश है, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि जो पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं भागवत पुराण की जो रचना हुई है गुप्त काल में हुई। कौन से काल में हुई दोस्तों, इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं कि भावी वायु पुराण। भावी, भात से क्या बन जाएगा दोस्तों, भा से बन जाएगा भागवत पुराण, वी से बन जाएगा विष्णु पुराण, और वायु पुराण से वायु पुराण। मतलब विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण की जो रचना है वह गुप्त काल के समय में हुई। और स्मृतियों में अगर हम बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना भी गुप्त काल में ही हुई है दोस्तों। पुराणों में देखो महाभारत एवं रामायण में संशोधन हुआ, यानी उनमें गुप्त काल में हुआ। और विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण की रचना, पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई इनकी। और स्मृतियों में 4 जो स्मृति हैं इनकी रचना भी गुप्त काल में हुई है दोस्तों। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, किन के कारण दोस्तों, जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इन्हीं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्णिम युग अगर किसी को कहें कौन सा युग है तो वह है दोस्तों गुप्त काल है। और क्यों है यह है, क्योंकि यह है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। जो सांस्कृतिक उपलब्धि हैं उन्हीं कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व का है। जो बोधिसत्व चित्र है दोस्तों वह क्या है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। और गुप्त काल का जो प्रमुख उद्योग अगर बात करें तो वह वस्त्र उद्योग था दोस्तों। कौन सा उद्योग था, वह वस्त्र उद्योग था। और एक बहुत ही विशेष बात है कि जो गुप्तकालीन लोग हैं ना, गुप्त काल के जो लोग हैं वह चेचक के टिक्के से परिचित थे। किसके टिक्के से परिचित थे दोस्तों, चेचक के टिक्के से परिचित थे। बोलते हैं कि हाँ, भारत में ना जिस समय विश्व पढ़ना लिखना क्या जो रहना सहना ही नहीं पता था ना विश्व के लोगों को, उस समय भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो भारत बहुत एडवांस था उस समय। अब इतना बोलते हैं कि अभी भारत क्या है दोस्तों कि विकासशील, भारत दोस्तों विकासशील नहीं है, यह है विकसित देश था बहुत शताब्दियों पहले। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, बहुत से कारण हैं जिसके कारण कि आज भारत को विकासशील का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यही जो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपना चैनल है कुछ ऐसे पढ़े सफलता के लिए, आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।